Hello everyone and welcome back once again in another session of macroeconomics। देखिए हम बेसिकली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशंस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स को समझना है तो हमें कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है विच इज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, कि रोजगार का क्या मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और उससे भी ज्यादा बेटर फुल एम्प्लॉयमेंट का यानी कि पूर्ण रोजगार का मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है। देखो जनरली जब हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है तो हमारे दिमाग में क्या बात आती है? हमारे दिमाग में बात आती है कि जितनी हम लेबर की डिमांड कर रहे हैं उतनी ही हमें लेबर की सप्लाई भी इकोनॉमी में मिल रही है। तो जनरली वी से व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर वी से देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। हम कह देते हैं कि पूर्ण रोजगार मतलब सबको रोजगार मिला हुआ है एक इकोनॉमी में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर की इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट is a situation in which all those persons who are willing to work at the prevailing wage rate get work। मतलब एक इकोनॉमी में हमेशा आप कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर रह रहे हो तो वहां पर आपको पता होगा कि एक प्रिवेलिंग वेज रेट होता है कि हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं पर जॉब करने लगो या किसी पर्टिकुलर लेवल की जॉब अगर आप करो तो कम से कम इतनी सैलरी जो है वो लगभग मिल रही है ना। तो दैट इज कॉल्ड अ प्रिवेलिंग वेज रेट, कि मार्केट में कितना वेज रेट प्रिवेल कर रहा है, कितना सैलरी रेट प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर आपको क्या बताया गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में उस सिचुएशन को कहा जाता है जहां पर हर वो पर्सन, हर वो बंदा जो काम करना चाहता है, किस पर? एक प्रिवेलिंग वेज रेट पर। मान लो अगर मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब करते हो तो आपको 10,000 पर महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, वेज मिलेगी। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कह देते हैं कि भाई हम 10,000 की सैलरी पर काम नहीं करेंगे, हम तो ज्यादा पर करेंगे। कई लोगों के लिए वही 10,000 जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है कि बहुत बढ़िया जॉब है, 10,000 मिल रहा है महीने का। तो यहां पर है कि क्या वो सभी पर्सन्स जो प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, प्लस देखो ये इंपॉर्टेंट है, दे गेट वर्क, उन्हें काम मिलना भी चाहिए। तो इसका मतलब इसे हम पूर्ण रोजगार बोलेंगे अगर जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल भी रहा है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मैंने कवर किया है एक ऑथर के अकॉर्डिंगली, एक इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच everyone who wants to work is working except for those who are frictionally and structurally unemployed। देखो अब यहां पर ना आपको बहुत अच्छी बात पता चली है। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपको दो नए नाम देखने को मिले हैं जो कि हमारे पास आगे आएगा भी ये पॉइंट कि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी कौन सी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट्स पाई जा सकती हैं। सो यहां तक का जो कंसेप्ट है वो फिर से बिल्कुल वही है ऊपर वाले मीनिंग की तरह ही, कि जो काम करना चाहते हैं, एवरीवन हु वांट्स टू वर्क इज वर्किंग, काम कर रहे हैं। लेकिन दो एक्सेप्शंस आपको दी गई हैं जो कि मैं अभी आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है तो हम क्लियर करेंगे। लेकिन अगर हम अभी तक के मीनिंग को समराइज करें तो देखो हमारे पास क्या बात उभर कर आती है। हमारे पास जो बात उभर कर आती है वो है ये कि इट कैन बी सेड दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये स्पेंसर की डेफिनेशन हमारे पास आई है इसमें इसने एक्सेप्शंस दी है ना, तो इसमें इन्होंने यही बताया ना कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो फ्रिक्शनल नेचर की है चाहे वो स्ट्रक्चरल नेचर की है। तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि फुल जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, कि सभी को रोजगार मिला ही हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब है कि एक नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी इस पर्टिकुलर लेवल पर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में प्रिवेल करता है मार्केट में। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि वो कौन से नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी देखने को मिल सकते हैं।
देखो, नंबर 1 इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गार्डनर, GARDNER, according to Gardner, frictional unemployment is the unemployment associated with the changing of jobs in dynamic economy। मतलब एक इकोनॉमी जो है वो स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, डायनामिज्म से फुल है, मतलब उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जब इकोनॉमिक लेवल पर चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से जब जॉब्स में भी हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़े, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, उस दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरली टेम्परेरी होती है, परमानेंट नेचर की नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, मान लो लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, सॉरी अनएम्प्लॉयड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो लेबर काम कर रही है, हो सकता है वहां पे पावर कट लग गया हो, तो जितने टाइम पीरियड तक बिजली नहीं आएगी, मशीनों पर वो वर्कर काम नहीं कर पाएंगे, तो दैट मीन्स वो उतने टाइम पीरियड के लिए टेम्परेरी बेसिस पर अनएम्प्लॉय। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर रॉ मटेरियल नहीं मार्केट से मिल रहा है, तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो लेबर काम नहीं कर पा रही है, तो वो फिर से अनएम्प्लॉयड है। अब देखो, सिंपल सी एक और एग्जांपल, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर जॉब कर रही हूं, मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, मैंने कहीं और जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। लेट सपोज मैंने छोड़ ही दी वो पहली वाली जॉब और मुझे 1-2 महीने लग गए दूसरी नई जॉब ढूंढने में। तो वो जो 1-2 महीने का जो गैप आया है, वो मेरे लिए टेम्परेरी बेसिस की अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाएगी। तो इसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कवर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब ये क्या होती है? फिर से अकॉर्डिंग टू गार्डनर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यही इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट से जो उभर कर आएंगी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, अगर सारी की सारी या कुछ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में से कुछ फर्म जो हैं वो डिक्लाइन हो गई हैं, वो काम नहीं कर पाई, वो फेल हो गई हैं, वो बंद हो रही हैं, क्लोज डाउन हो रही हैं, तो उस केस में वहां पर काम करने वाली जो लेबर है या जो वर्कर्स हैं उन्हें अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देंगे। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों अराइज की? ड्यू टू दी क्लोजर ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कुछ इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज की कुछ फर्म क्लोज हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तो इसलिए वहां पर काम करने वाले लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब जैसे इसकी एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल, जैसे ये कोविड-19 के केस में भी क्या था, बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा था, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्या करने लग गए थे, हटाने लग गए थे ना वर्कर्स को काम से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, पॉलिसी ऑफ टर्मिनेशन जो है इज फॉलोड ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड और कैपिटल। मतलब जब हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी होने लगती है, स्पेशली या तो हमें लैंड अवेलेबल नहीं है या फिर कैपिटल, मतलब एक तरीके से हमारे पास जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रॉपर इन्वेंट्री अगर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम जनरली टर्मिनेशन की पॉलिसीज फॉलो करते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में कवर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और मैंने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कवर की है, विच इज द कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब है खुद से, लेकिन इनवॉलंटरी का मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो खुद से नहीं होती है, किसी ना किसी प्रॉब्लम या किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस के चलते हुए अराइज होती है। तो बहुत ही आसान है ये दोनों ही। व्हेन अ पर्सन इन स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क डज नॉट वांट टू डू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एट द प्रिवेलिंग रेट, कि जो दर प्रचलित है मार्केट में उस पर्टिकुलर रेट पर भी एक बंदे को काम मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी। इनअवेलेबिलिटी नहीं का, अवेलेबिलिटी का है कि काम तो मिल रहा है लेकिन बंदा काम करना नहीं चाहता है, तो वो खुद से है ना, उसकी मर्जी है ना खुद से कि वो काम नहीं करना चाहता। तो इसलिए इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की,
तो वो क्या है, इस केस में है कि बंदा काम करना चाहता है, विलिंग है काम करने पर, एग्जिस्टिंग रेट्स पर भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, काम ही नहीं मिल रहा है. सो वेयर एज इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which people are willing to work at existing rates but they do not get work. So basically इनमें से अगर हम समझें ध्यान से तो हमें एक बात जरूर उभर कर आती है एक नोट की फॉर्म में कि ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट एस्टिमेशंस. मतलब जब हम हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुमान लगाते हैं ना कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी कौन कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में जो बंदे खुद ही नहीं काम करना चाहते ना, उनको हम कभी भी हमारी एस्टिमेशंस में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट को हम एस्टिमेशंस में, एग्रीगेशंस में इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दिस इज दी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जिसे इंक्लूड नहीं किया जाता है. सो दैट वाज अबाउट टुडेज सेशन. मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग था, जो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स पढ़ी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रही. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम हमारे टॉपिक्स को और आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, चैनल के साथ बने रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.